जानी, आपने अपना नाम जानी आगे दिया। देखिए, गांव का नाम मैंने इसलिए लगाया, मैं जाति में यकीन नहीं रखता, तो मैंने अपने नाम के पीछे अपना गांव लगाया। मायावती जी का अब पुतला मतलब या उनका जो मूर्ति बनी हुई थी वो तोड़ने के बाद आपका नाम निकलकर विवादों से फिर जुड़ता चला गया। नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तोड़ा था उसको। जी आप उस फोटो को देखिए, जी। पुतला तोड़ते हुए जो फोटो है, उसमें जी, सब जी। लाल टोपी लगाए हैं, उसमें मेरा नाम नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा गया कि मैं चाहता था ऐसा कि ऐसा हो। जब ये उदयपुर फाइल्स, क्योंकि इसका पहले नाम ये टेलर मर्डर स्टोरी रखा गया था, फिर बाद में नाम इस पे टाइटल नहीं मिला था, फिर इसको चेंज करते हुए उदयपुर फाइल्स बनाया। देखिए, जो तो सब बातें बिहाइंड द सीन की हैं, जी जो कैमरे के सामने नहीं है, जो शूट नहीं हुआ, तो हमसे बार बार कहते थे यार तुम बड़ी नफरत फैला रहे हो। सेंसर ने हमारी फिल्म पे 61 कट मारा। पहली धमकी किस एंगल से मिली? एक लेटर आया था, अमित जानी के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, अगर हमें किसी ने गोलियों से नहीं भूना है उसका श्रेय है देश के गृह मंत्री अमित शाह। आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों से टीआरपी गेन। कच्चा बादाम पे वीडियो बना के कोई लड़की टीआरपी ले सकती है, इसलिए 20 करोड़ लगा के मूवी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, यूपी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मैं यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जी जी जब मेरे साथ जो है क्या की धमकी, बम छोड़ाने धमकियाँ, और मेरे घर तक पे लोग आए, तो नोएडा पुलिस का एक सिपाही भी आपसे मिलने नहीं आया। मेरे से मिलने नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस कहलाया जाता है, लेकिन नोएडा के अंदर आज भी क्राइम करने से पहले लोग डरते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने किसी चीज की गंभीरता से नहीं लिया और नहीं सुना। मुझे नोएडा निवासी ना माना जाता हो, या हो सकता है जहाँ मेरे घर क्रिमिनल आए थे मुझे धमकाने के लिए, गन पॉइंट पे मुझे रखा गया 4 घंटे, हो सकता है वो जगह नोएडा में ना आती हो। पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, और ये मुख्यमंत्री तक को कह रहा हूँ मैं ये बात, अगर इस प्रदेश में किसी को खतरा है और जेन्युइन खतरा है तो उसे सुरक्षा देने में एक बार भी सोचना नहीं चाहिए। अभी अखिलेश यादव जी आ जाएंगे, मान लिया कभी मुख्यमंत्री बन के, तो जितने भी उनके अपने समर्थक हैं सबको मिल जाएगा, सारे जो सबको सब लाइसेंस मिल जाएगा, आप नहीं दे पा रहे हैं। आपकी जो मूवी है यानी कि आप उस पर बनाने जा रहे हैं संबल, यानी कल की, उसका नाम आपने क्या संबल फाइल रखा? कल की संभल, कल की संबल रखा हुआ। इसके अंदर क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? कैसे संभल अखिलेश के राज में, मुलायम सिंह के राज में, मायावती के राज में, कांग्रेस के राज में जलता रहा। सीधे सीधे मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के शासन का जो उनकी कार्यशैली है वो आप मैं योगी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ भाई। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते बल्कि सच्चाई तक पहुंचते हैं। आज हमारे साथ है ऐसा नाम जो राजनीति से लेकर फिल्मों तक और विवादों से लेकर बयानों तक लगातार सुर्खियों में रहते हैं। कभी हिंदुत्व पर खुलकर बात करते हैं, कभी विवादित बयानों को देकर सामने आते हैं। आज अब फिल्मों के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित जानी जी। अमित जानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। तो शुरुआत से ही, जैसे कभी हम शुरुआत कोई भी पॉडकास्ट की सीरीज शुरू करते हैं तो मतलब स्टार्टिंग से ही करियर के लेके बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अचानक आपकी शुरुआत किस सेगमेंट में हुई, किस चीज़ में? जैसे होता है विद्यार्थी जीवन, यानी कि जब भी आप राजनीति में शुरुआत करते हैं, पढ़ाई से लेके शुरुआत, मतलब तो थोड़ा सा ब्रीफ में, एक शॉर्ट ब्रीफ में बताइए। देखिए, राजनीति के शुरुआती दिनों में मेरी उम्र 15 से 16 साल थी। जी यानी कि जब मैं 10वीं का विद्यार्थी था, जी जी तब से मैंने झंडा उठाया। जी उसके बाद फिर मुझे लगा, तमाम दलों की राजनीति करने के बाद, तमाम मुद्दों पर लड़ने के बाद, आंदोलन, रैलियां, जेल भरो, 40-42 मुकदमे लेने के बाद, कि जो हम करना चाहते हैं, जी जो हम कहना चाहते हैं, जो हम नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, मंचों पे चिल्ला के अपनी बात कहना चाहते हैं, लोग समझें, हमारी बात सुने, जी वो बिना बहुत बड़े पद के सक्षम मतलब संभव नहीं है। जी जब तक आप बहुत किसी बड़े पद पे ना जाएं, जब तक आपकी आवाज़ जो है लोकतंत्र के कारखाने में टूटी के समान है। तो अपनी बात को पूरे देश तक पहुंचाने का जरिया फिर हमने कैरियर के रूप में जो बनाया, वो फिल्म उद्योग को बनाया। क्योंकि यहाँ जब आप 2 घंटे की मूवी बनाते हैं तो उसको 100 करोड़ आदमी जी देखता है, समझता है। जी आप अपनी बात को बहुत अच्छे से, बेबाकी से, जिन मुद्दों पे आप बात करना चाहते हैं उन मुद्दों को आप बेबाकी से और पूरी तफसील से जो है लोगों के सामने, दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो 25 साल का सफ़र है राजनीति का। मुझे लगता है वो राजनीति का सफ़र था, बहुत
कठिन था, वो डगर बहुत कठिन थी, कांटों भरी थी। और ये जो अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने का जो जरिया है सिनेमा, ये बहुत आसान है। जी, मैं जानना चाहूँगा उस दौरान, क्योंकि आप मेरठ के रहने वाले हैं, आपके जैसे अमित जानी, आपने अपना नाम जानी आगे लगाया, तो कुछ लोगों को एक वो रहता है कि अमित जानी, आपने ऐसा क्यों चूज़ किया? मतलब ऐसा क्या कारण रहा था? मतलब क्या, मतलब इससे मैसेज देना चाहते थे? देखिए, गांव का नाम मैंने इसलिए लगाया, मैं जाति में यकीन नहीं रखता। जी, जी, बिल्कुल। मैं जाति में यकीन नहीं रखता हूँ। और मुझे नाम के पीछे यादव, मित्तल, कंसल, बंसल, तायल, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, और मैं भी लगा सकता था अमित जी, जी। अग्रवाल। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा जैसे संघ वाले करते हैं, संघ वाले नाम के पीछे जी लगा देते हैं, अमित जी, जी, सौरभ जी, रमेश जी, सुरेश जी। जी। तो मैंने अपने नाम के पीछे अपना गांव लगाया। वैसे ही मैं देखता था देश में बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जी, जो अपने गांव के नाम को अपने साथ जोड़ के चलते हैं। जब सरदार प्रकाश सिंह बादल, जी। बादल उनके गांव का नाम है। मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में हुँ, उनका एक गांव है लांबी तहसील के अंदर, बट बादल के नाम से। जैसे ओम प्रकाश जी चौटाला, तो ओम प्रकाश चौटाला जी उनके अपने गांव का नाम लगाते हैं, चौटाला उनके गांव का नाम। जी, वैसे वो जी। सिहाग हैं, जाट जी, हैं। जी। तो ऐसे ही मैं जानी लगाता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे जानी से पता नहीं क्या समझते होंगे, जाट वाट कुछ भी समझते होंगे। इसी कन्फ्यूज़न की वजह से ये क्वेश्चन आया था कि कई सारे मैं कमेंट्स वगैरह आपके जब सोशल मीडिया को देखता हूँ, तो कहीं न कहीं लोग के मन में रहता है, क्यों क्योंकि ऋषि जानी? राजस्थान हरियाणा में जाट जो होते हैं वो जानी होते हैं। तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न के ज़रिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट क्या होता है, छोटे-छोटे जब हम शॉर्ट्स डालते हैं, सीरीज़ डालते हैं, तो उस शॉर्ट्स के दौरान पे जब ये वायरल होता है, तो जिन लोगों के मन में ये डाउट होते हैं, वो डाउट खत्म हो जाता है। हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ के दौरान पे, क्योंकि आपने राजनीतिक शुरुआत में कहीं न कहीं एक आप आंदोलनकारी नेता रहे हैं। जिस तरीके से देखा गया है, लगातार आपने बहुत-बहुत तरीके से आंदोलन किए हैं, और कहीं न कहीं देखा गया है, आपको विवादों में भी जुड़ा हुआ देखा गया है। आपने एक नवनिर्माण, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का भी गठन किया था। वो अचानक आप एक राजनीति में एक संगठन, आपने स्ट्रक्चर पूरा एक लेवल पे उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया था, जिसकी माँग अलग-अलग राज्यों में भी आप करने की तैयारी कर रहे थे। आप अब उसकी तरफ मोड़ क्या है? मतलब वो किस लेवल पे चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना इसलिए बनाई क्योंकि इस देश में जो नौजवान हैं, जी। उन नौजवानों को लड़ने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जी, जी। हम किसी पार्टी में तो थे नहीं। हम मायावती जी की सरकार को हटाने के लिए, वो जो जी, जी। मूर्तियों की, हाथियों की, पार्कों की सरकार थी, अखिलेश यादव जी का साथ तो दे रहे थे। जी। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री या उपाध्यक्ष या कोई प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी थे। जी, जी, तो जो बिल्कुल। पूरे प्रदेश में हमने लड़का अपने एक आंदोलन के रूप में जिसको मोबिलाइज करना था मायावती और बसपा की सरकार के खिलाफ, तो हमने उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नामक एक फ्रंटल, गैर हाँ, गैर गैर राजनीतिक राजनीतिक संगठन संगठन, हाँ बनाया। राजनीतिक ही था वो। हुँ, हुँ। मतलब नॉन पॉलिटिकल नॉन नहीं कह पॉलिटिकल, सकते आप हाँ, उसे, बिल्कुल। क्योंकि जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आपका संगठन नॉन पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? बिल्कुल। वो एक फ्रंट था, आप उसको राजनीतिक मतलब फ्रंट एक ही मोर्चा कहिए। बना सकते हैं, जिसको एक मोर्चा था, संगठन के नाम का, संगठन का नाम दिया गया था। हाँ, चुनाव नहीं लड़ रहा था वो। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने उससे जो है 2009, 10, 11, 12 तक हुँ, बड़ी लड़ाई लड़ी, हाथी मूर्ति पार्क, तानाशाही, सामंतवाद के खिलाफ। और जो भ्रष्टाचार था उत्तर प्रदेश की जड़ों तक फैला हुआ था बसपा की सरकार में, हुँ। उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ी। तो हमें फिर ये मान लिया गया कि हम समाजवादी है, जबकि हमारे रिश्ते थे अखिलेश जी से, जी। रिश्ते थे मुलायम सिंह यादव जी से, शिवपाल सिंह यादव जी से, आज भी हैं। जी, जी। लेकिन हम सपा ही नहीं रहे। बिल्कुल। चलिए, ये तो एक आपने अपने संगठन के बारे में बताया, लेकिन आप सबसे पहले अमित जानी का जो नाम उत्तर प्रदेश के अंदर निकल कर आया, क्योंकि जैसे आपने खुद ही ज़िक्र किया था कि मायावती जी का अपना जिस तरीके से पुतला, मतलब या उनका जो मूर्ति बनी हुई थी, वो तोड़ने के बाद आपका नाम निकल कर विवादों से फिर जुड़ता चला गया लगातार। वो अचानक ऐसा क्या था, आपके मन में ऐसा क्या आया कि इस ये चीज़ करने से आपको ये फ़ायदा होने वाला है, या आपके मन में कोई ऐसी पीड़ा थी? नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तोड़ा था उसको। जी, आप उस फोटो को देखिए, जो जी। पुतला तोड़ते हुए जो फोटो है, उसमें जी, सब जी। लाल टोपी लगाए हैं। और समाजवादी पार्टी में आज भी पदाधिकारी हैं। जी, उन्होंने जो है वो तोड़ा था। उनका वादा भी था कि जब हम सरकार में आएंगे तो मूर्तियां तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जी, जी। तो समाजवादी लोग थे जिन्होंने तोड़ा था, वो हमने नहीं तोड़ा, वो समाजवादियों ने तोड़ा, मतलब अभी सपाइयों ने। लगातार जिस तरीके से न्यूज़ आर्टिकल छपे हुए, वो आपका नाम आता है कहीं न हाँ, कहीं तो उससे जुड़ा मेरा हुआ। नाम आएगा, मुकदमा चल रहा है उस पर, जी, कोर्ट में मामला है। जी, अब उसमें मैं तो तोड़ने वालों में नहीं था। जी, जिन लोगों को पुलिस ने चार्जशीट में भी लिखा है, जी, तो उसमें कुछ नाम है जिन्होंने तोड़ा है। उसमें एक मुस्लिम लड़का है, कोई उसका नाम है, 2-3 और नाम है। उसमें मेरा नाम नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा गया कि मैं चाहता था ऐसा कि ऐसा हो, और मैंने उन्हें लड़कों को मोबिलाइज किया, उन्हें उकसाया, उन्होंने जाके तोड़ा। मतलब मैं तो उस समय जब मूर्ति टूट रही थी, तो उस समय वहाँ घटनास्थल में मौजूद भी नहीं था।
चलिए ठीक है, क्योंकि इस सीरीज़ में एक सेगमेंट का था, अब इस सेगमेंट को हम साइड में रखते हुए अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ। क्योंकि आज के समय पे सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं आप चर्चाओं में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। वो चर्चा में दोबारा आप फिर से बने हैं, वो बने हैं आप उदयपुर फाइल्स को लेकर, ठीक है? उदयपुर फाइल्स, सबसे पहले उदयपुर जो फाइल थी, आपको बनाने का विचार कैसे आया? और एकदम अचानक आप राजनीतिक की तरफ से मोड़ते हुए प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ जाते हैं और आप मूवियों की तरफ बढ़ जाते हैं। अचानक ऐसा क्या विचार आया? देखिए, जब कन्हैयालाल जी की हत्या हुई जी, तो मैंने उस समय कई प्रोड्यूसर्स, कई डायरेक्टर्स से बात की। मैंने कहा कि आप इस विषय पे फिल्म बनाइए उदयपुर फाइल के नाम से। बिल्कुल। बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर तैयार थे, लेकिन मेरी एक कंडीशन थी। जी, मैंने कहा कि आप एक घोषणा कर दीजिए कि इस फिल्म का जो पैसा होगा कमाई का, वो पैसा कन्हैयालाल जी के परिवार के उस वक्त काम आएगा जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पैरवी के लिए बड़े वकीलों की आवश्यकता होगी। यानी कि जो टिकट लोग खरीदेंगे उसका एक हिस्सा कन्हैयालाल जी के परिवार पे भी जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, और मुझे समझ में भी आया, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो फिल्म बनी जी, 1990 के जेनोसाइड पे, कश्मीर फाइल, उसके पैसे का एक एक चवन्नी भी किसी कश्मीरी पंडित को नहीं गया। नहीं गया। और भगत सिंह पे फिल्म बनी, गांधी जी पे फिल्म बनी, और दुनिया भर की फिल्में बनी हैं तमाम विषयों पर, जिन फिल्मों ने बहुत पैसा कमाया है। केरला स्टोरी से लेके जो है, कश्मीर फाइल से लेके अभी दोबारा केरला स्टोरी आई, कोई एक नया पैसा, एक चवन्नी, एक दमड़ी किसी पीड़ित के परिवार को नहीं मिली। तो मैं ही चाहता था कि कन्हैयालाल जी के परिवार को 10-20 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, जो भी कलेक्शन जो हो भी उसका एक हिस्सा कलेक्शन है। मिले। इस बात के लिए मुंबई बॉलीवुड में कोई राजी नहीं था, क्योंकि उनका सबका कॉमर्शियल एंगल है। मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरा कॉमर्शियल से ज़्यादा सामाजिक एंगल रहता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा तो इस फिल्म को मैं बनाऊंगा। तो मैं उनके पास गया, कन्हैयालाल जी के परिवार के, उनका बेटा यश, उनकी पत्नी यशोदा और दूसरा बेटा तरुण, तीनों से मैं मिला। जी, वहाँ पे दिलीप छाबड़ा और बड़े बड़े नाम, में किस किस का नाम लूँ, बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ी फिल्में बनाई हैं बॉलीवुड के बैठे थे। वो उसको 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए भी देने को तैयार थे, राजी करके कि कैसे करके हमें दे दो राइट्स। लेकिन उसने मुझे राइट दिया। हम्म, उसने कहा कि आप 100 करोड़ कमाना चाहते हैं मेरे पापा की हत्या पे, हम्म, और अमित जानी भाई जो है 100 करोड़ लोगों को जगाना चाहते हैं। हम्म, तो मैंने वहीं उसको कहा, यश को, कि जितना भी कलेक्शन आएगा हम्म, उसका 25% हम आपको दे देंगे। हम्म, और आज देखिए, कन्हैयालाल जी की फिल्म आई और चली गई, हम्म, लेकिन अब से लेके 10 साल तक भी हम्म, अगर कन्हैयालाल जी का मुकदमा कोर्ट में चलेगा, हम्म, उनके हत्यारों को बचाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे, हम्म, तो उसके मुकाबिल हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी को लाने में चाहे अमित जानी का 10 करोड़ रुपये खर्च हो, हम्म, अमित जानी ही उस खर्चे को पूरा करेगा। तो हमने कमिटमेंट था जो निभाया, वरना तो कोई फिल्मकार, उसके लिए कन्हैयालाल की मौत एक मुद्दा हो सकती थी। हमारे लिए कन्हैयालाल जी का जाना हमारे हृदय में हम्म, वो मर्म पैदा कर रहा था कि हम उसको भूल नहीं सकते। इवन जब फिल्म शूट हो रही थी सेट पे, हम्म, तो एक व्यक्ति था अमित जानी, हम्म, जो कभी 10 बार फिल्म का सेट छोड़ के गया, हम्म। वो देख ही नहीं पाया उस शूटिंग को, उसकी आंखें नम हो गई। मतलब सेट पे भी अमित जानी रोता है, तो इसका मतलब अमित जानी का कॉमर्शियल एंगल नहीं है। कि इस भावनाओं के प्रति, क्योंकि आप समाज से जुड़े रहे हैं, आप राजनेता भी हैं और इन चीज़ों को आपने ग्राउंड पे काम किया है, उसी चीज़ की भावनाओं को देखते हुए जिस तरीके से मैं मान सकता हूँ कि आपने, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंगल, जैसे कि आप एक नेता थे, राजनेता, फिर प्रोड्यूसर बन जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि जब ये उदयपुर फाइल्स, क्योंकि इसका पहले नाम टेलर मर्डर स्टोरी रखा गया था, फिर बाद में नाम, इस पर टाइटल नहीं मिला था, फिर इसको चेंज करते हुए उदयपुर फाइल्स बनाया गया था। जब इस स्टोरी को थोड़ा सा डीप, क्योंकि बहुत सारे लोग अनसुने किस्से होते हैं, क्योंकि क्या होता है, मूवी में तो सबने एक स्टोरी देखी जो आपने पिक्चराइजेशन किया और उस चीज़ को दिखाया गया जो एक्चुअल फैक्ट था, जो दिखाया गया। मैं कुछ ऐसे किस्से जानना चाहता हूँ उदयपुर फाइल से रिलेटेड, कि जो अभी तक उस मूवी में भी नहीं हो और जो नहीं हो, कि सिर्फ वो, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आपने उसी पिक्चर के कॉन्सेप्ट को समझते हुए ही फिल्म को प्रोड्यूस किया था, फिल्म को डायरेक्टरशिप में लेके आए थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसे अनसुने किस्से लोगों को बताइए, क्योंकि लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू उस चीज़ को सुनना चाहते हैं, देखेंगे, जो कुछ किस्से छूट गए हों, जो हम उसमें नहीं दिखा सकते थे या जो हम नहीं बता पाए। वो कुछ ऐसा किस्सा, जो किस्सा आप कहना चाहें और इस माध्यम से आप कह सकते हैं। देखिए, जो तो सब बातें बिहाइंड द सीन की हैं, जी, जो कैमरे के सामने नहीं है, जो शूट नहीं हुआ, वही किस्सा है जो जी, छिपा बिल्कुल है। वही। उसमें है एक घटना, जब हमने फिल्म को बनाया, और बनाने के बाद हम लोग जो है उसको सेंसर में लेके गए। जी, सेंसर में यहाँ एक बैठे थे मिश्रा जी। जी, तो मिश्रा जी जो है, जब वो फिल्म को देख रहे थे, तो वो ऐसे देख रहे थे जैसे कन्हैया लाल की हत्या ना हुई हो, बल्कि हत्या जो है कन्हैया लाल के हत्यारों की हो गई हो।
वो हमसे बार बार कहते थे यार तुम बड़ी नफरत फैला रहे हो, बहुत नफरत फैला रहे हो, तुम देश में सही नहीं कर रहे हो ये। तो मैं कहता था आप इसे एज ए सेंसर बोर्ड के अधिकारी हैं, ऑथराइज पर्सन है फिल्म देखने के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, ऐसे देखिए। लेकिन वो एकदम लेफ्टिस्ट, हम्म। एकदम बिल्कुल नेहरू जी से भी ज़्यादा सेकुलर, वो जो है बार बार हमें क्रिटिसाइज करते थे और वो कहते थे ये काटो वो काटो, इसे हटाओ उसे हटाओ। सेंसर ने हमारी फिल्म पे 61 कट मारे। जी। 61 कट तो कन्हैयालाल के शरीर पे भी नहीं लगे थे। इतनी दुर्गति हमारी फिल्म की मतलब इस आप सर। बहुत बड़ा बयान देने जा रहे हैं ये हाँ कि 61 कट, यानी कि कन्हैया लाल के शरीर पे भी 61 कट नहीं हाँ थे जो हाँ, आपकी मूवी को जितनी काटने में हाँ सेंसर बोर्ड ने जो लगा है, दिया। ऐसी ऐसी चीजें काटी जो कटनी नहीं चाहिए थी। जी। और उसके पीछे एक बड़ा इशारा था, मैंने पहले भी कहा, उसके पीछे एक बड़ा इशारा था। जी। क्योंकि जो लोग सेंसर बोर्ड कमेटी में हैं उन्हें प्रोड्यूसर नहीं होना चाहिए जी। और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। वरना कहीं ना कहीं ऐसा, अभी आपने एक बयान सुना होगा विवेक अग्निहोत्री का, हाँ हाँ। जिसमें विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि उदयपुर फाइल नाम क्यों रखा। हम्म। रौनक के साथ जब पॉडकास्ट चल रहा है, आरजे रौनक के साथ, तो वो कह रहे हैं कि उदयपुर फाइल नाम नहीं रखना चाहिए था। तो कितनी घटिया और कितनी निम्न स्तरीय बात थी ये, कि मैंने ताशकंद फाइल बनाई, मैंने कश्मीर फाइल बनाई, मैंने बंगाल फाइल बनाई, तो कोई और उदयपुर फाइल क्यों रखे। वो कह रहे हो ट्रायलॉजी है, इसे आपने गलत किया है। तो सोचो, जो वो मीडिया के सामने अपना एंगर नहीं छिपा पा रहे, अंदर की जो पीड़ा है अग्निहोत्री जी की, जो वो उसे मीडिया के सामने पॉडकास्ट में नहीं छिपा पा रहे, अंदर अंदर उन्होंने कितना प्रयास किया होगा। मतलब कन्हैयालाल के हत्यारों को, कन्हैयालाल को मारा था कन्हैयालाल के हत्यारों ने, और कन्हैयालाल की पिक्चर को मारा है इन्हीं सोकोल्ड राष्ट्रवादियों ने। तो कहते हैं फाइल क्यों नाम रखा। सो कॉल्ड फाइल, मतलब मैं इसको क्या समझूं, क्या इसके पीछे जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं वो किसी चीज़ को आने नहीं देना चाहते? क्या वो अपना राइट समझते हैं, अपना हक समझते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई दूसरे पे हक नहीं जाए? क्या इसके पीछे ये क्रोनोलॉजी थी? हल्दीराम वाले क्यों चाहेंगे कि कोई उनके बीकानेर का बगल में बीकानेर वाला खुले, है ना। और ऐसे ही जो है ये व्यापार है, ये बाजार है, ये मतलब मंडी है। बॉलीवुड मतलब ना बिना भावनाओं की, बिना सेंटिमेंट्स की, बिना दिल की एक मंडी है, जहाँ चीज़ें बिकने आती हैं और बनती है। फिल्में तो बिकने के लिए बनती हैं। अमित जानी जैसा व्यक्ति जो बॉलीवुड से इतनी घृणा करता है, जो बॉलीवुड के अगेंस्ट है, उस व्यक्ति को फिल्म बनाने के लिए जाना पड़ा। तो मैं तो काजल की कोठरी में घुसा हूँ। आप सोचो ना बॉलीवुड क्या है। और मैं वहाँ गया हूँ तो मुझ पर कहीं ना कहीं दाग तो लगेगा, कहीं ना कहीं मेरा विरोध तो होगा। तो मैं जब अंदर जाके देखा मैंने कि यार ये तो लोग बड़ी फिल्में, राष्ट्र की फिल्में बनाने वाले लोग थे, हमें लगा इनके दिल में दर्द है हिंदुओं के लिए। बाद में पता चला वो तो पूरा कॉमर्शियल एंगल है कि 300-400 करोड़ रुपए कमाओ और जो है मतलब उनका सीधे सीधे सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ का एक ओटीटी कंटेंट क्रिएटर की तरह कंटेंट को उठा के, उन्हें कोई भावनाओं से मतलब नहीं, उस कंटेंट को कैसे परोसना है, कैसे क्रिएट करना है, उसके बिहाफ पे उन्हें पिक्चर कमाना है, उनको भावनाओं से लेना देना नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, कश्मीर फाइल बनी, जी। मतलब मैं सवाल कर रहा हूँ आपके बारे में, बिल्कुल। मेरा कोई विरोध नहीं है ना, नहीं, मैं विरोध कोई, नहीं, हाँ, बिल्कुल। मेरे सब कश्मीर फाइल बनी। हम्म। उसके बाद से कितने कश्मीरी पंडितों के पास गए हैं विवेक जी। अभी तक नहीं लगता। गिरजा टिक्कू जिसको आरा से मशीन से कटते दिखाया था, क्या उससे एक बार भी मिले, क्या उसके परिवार से मिले। मैं फिल्म आई थी 8 अगस्त 2025 को, जी। उसके बाद 80 बार उदयपुर में जाके कन्हैयालाल के परिवार से मिल लिया, और अभी वो भी आती रहती हैं। मैंने उनसे राखी बंधवाई, तो मैंने रक्षाबंधन में उनसे राखी बंधवाई कन्हैयालाल जी की पत्नी से, तो भैया दूज पे मेरा गोला लेके नोएडा आई। वो कितनी बार गए उनके बीच में कि मैंने तुम्हारी वजह से, मैं आज विवेक अग्निहोत्री हूँ, तुम्हारी वजह से 450 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाया। वो जो प्रोड्यूसर है उसने क्या दिया कश्मीरी पंडितों को। मैं चाहता हूँ अगर संभल फाइल में बना रहा हूँ, आज संभल पे मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर मेरी फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाया, संभल फाइल ने 100 करोड़ रुपए कमाया, कम से कम 100 नहीं तो 50 करोड़ रुपए से मैं कम से कम 50, 60, 100 घर खरीद के उन लोगों को दे दूं संभल में, जो वहां से दंगों के दौरान 76 में भगा दिए गए थे, जो पलायन कर गए थे। जो पलायन कर गए थे, जिनके घर जो है कब्जा लिए गए थे। अगर मैं संभल के विस्थापितों के लिए कुछ ना कर पाऊं, तो मुझे फिर संभल पे फिल्म नहीं बनानी चाहिए। हाँ, बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, वो पूर्ण रूप से होते हैं सब लोग व्यापारी। अमित जानी आज तक व्यापारी नहीं बन पाया। चलिए, क्योंकि ये जो सवाल है, ये सवाल कहीं ना कहीं लोगों को पूछना चाहिए। खैर, ये
जो आपने बात रखी है ये बात एकदम जेन्युइन है और ये बात आगे जानी चाहिए और ये सवाल तो बनता है। खैर फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि सीरीज़ में आरोप प्रत्यारोप करना, अभी हम लोग इस चीज़ से सीरीज़ से हट के आगे मेन उस पे चलते हैं मुद्दे पर। ये जो मुद्दा यानी कि जैसे उदयपुर फाइल्स भी चल रहा है, क्योंकि उदयपुर क्या ये फिल्म में जैसे आपने कहा 61 सीन काटे गए। मैं जानना चाहता हूँ 2 या 4 कोई ऐसे सीन जो सबसे ऐसे थे जो काट दिए गए। उन 1-2 सीन के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि जो 1-2 सीन काट दिए गए हों। क्योंकि सीन क्या लोगों को पता होना चाहिए, एक्चुअल आपने मूवी तो पूरी दिखाई, जो लोग जानना चाहते थे, लेकिन ऐसे कौन से सीन थे जो सच में जानना ज़रूरी है, जो लोग नहीं जान पाए? जैसे कन्हैयालाल जी एक बार जो है बहुत परेशान है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनके घर में वो कैद हैं, तो वो चाहते हैं कि दुकान खोल लें। उनकी पत्नी मना करती है कि नहीं नहीं दुकान नहीं खोलनी है, तो वो रात में जो है रो रहे हैं कहीं बैठ के। और जब वो रो रहे हैं किसी कुएं के पास बैठ के, तो वहाँ जो है उनकी पत्नी आके कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी ये भाईचारा तुम्हारी एक दिन जान ले लेगा, तुम तो इन्हें भाई समझते हो और लेकिन ये तुम्हें चाह रहा, यही तो है इनका भाईचारा। उस बात को भी सेंसर बोर्ड ने कटवा दिया क्योंकि इशारा तो ऊपर से था ना, अच्छा, मुंबई से फाइल बन रही है तीसरी चौथी, मेरे बिना कोई फाइल कैसे बना सकता है कोई अमित जानी, काट दो। तो कन्हैयालाल की फिल्म को चाकू मारने वाला जो व्यक्ति है उसने कन्हैयालाल की फिल्म का कत्ल किया। उदयपुर फाइल का भी मर्डर हुआ है, सिर्फ कन्हैयालाल का मर्डर नहीं हुआ है। तो अब तो हमने वो तमाम चीजें जो लोगों ने नहीं देखी थी विदाउट 61 कट के सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक के ये रखा तो चाहिए ही नहीं, हमने उसको यूट्यूब पर डाल दिया। अब 25 लाख लोग अब तक 10-15 दिन में फिल्म देख चुके हैं। हमने उदयपुर फाइल को जानी फायरफॉक्स जो आपकी यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है और 25 लाख लोग उसको अब तक देख चुके हैं। उसमें कोई कट नहीं है, वो विदाउट 61 कट के है। सेंसर बोर्ड भाड़ में जाओ। मतलब आप जिस जिस 61 कट की बात की जा रही है वो 61 कट जानी फायरफॉक्स जो इनके स्टूडियो का नाम है, यानी कि यूट्यूब चैनल भी उसका बना हुआ है, उस पर अगर किसी को जो 61 कट यानी कि जो काट दिए गए थे सेंसर बोर्ड द्वारा वो पूरे उस पर मिलेंगे, वो कोई वहाँ जाके सर्च कर सकता है, देख सकता है, जो उदयपुर फाइल की सच्चाई जानना चाहता है, उदयपुर फाइल के बारे में पूरा जानना चाहता है, कन्हैयालाल के बारे में पूरा जानना चाहता है। तो ठीक है अमित जानी जी, आगे इसी चीज़ में जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इस दौरान पे आपको बहुत सारी घटनाएं जैसे ऐसी हुई, थ्रेट मिलना, धमकी मिलना, बहुत सारी आपके साथ में सुरक्षा बढ़ गई थी, सुरक्षा आपके साथ रहती है। मैं जानना चाहता हूँ कि घटनाओं की शुरुआत आपको धमकी किस एंगल पे, पहली धमकी किस एंगल से मिली, किसने दी, और वो धमकियों का जरिया कब से शुरू हुआ, और आपको क्या भय लगना चालू हुआ था इस दौरान पे जब धमकियां मिलना चालू हुई आपके लिए? तो देखिए जब भी हम ऐसा कोई काम करते हैं देश धर्म का तो धमकी मिलती है। इंस्टाग्राम पे हजारों मैसेज धमकी के आए, कॉल्स आई हजारों, वो हैं मैसेंजर वाली धमकियां, इंस्टाग्राम वाली धमकियां, ट्विटर पे धमकियां, जिनको हमने कभी पुलिस को बताया भी नहीं जी, जिनका हमने कभी संज्ञान भी नहीं लिया, जिनके मुकदमे भी हमने दर्ज नहीं कराए जी। लेकिन एकदम से जो है एक लेटर आया था STF का हरियाणा से, उन्होंने कहा था कि अमित जानी के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं, वो गैंगस्टर हैं और वो अमित जानी के ऑफिस की और घर की लगातार रेकी कर रहे हैं, और जिन लोगों के नाम उसमें लिखे थे, गोपनीय लेटर था जी, उन लोग वो हैं जो 100 मर्डर 150 मर्डर अब तक कर चुके हैं। तो वो लेटर जब IB के जरिए वहाँ तक गया तो अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने उसे गंभीरता से लिया जी, और मुझे जो है पहली बार इन तमाम धमकियों के बावजूद स्वतः संज्ञान लेते हुए जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी वो अमित शाह जी ने और गृह मंत्रालय जी ने प्रदान की जी। धमकियां आती थी तो डर तो लगता ही था, घर तक लोग आ गए थे, गाड़ियां भर भर के आने लगी थी। ऐसा हो गया था जैसे फिल्मों में होता है कि एक व्यक्ति के घर का चारों तरफ से, और कोई शिकायत उत्तर प्रदेश पुलिस दर्ज करने को तैयार नहीं। आप सोचो राम राज्य में जहाँ 0 टॉलरेंस है अपराध का, वहां कोई एक सिंगल FIR करने को तैयार नहीं कोई। मरने के बाद हत्यारों का एनकाउंटर करने वाली सरकार, अप्रिशिएट करता हूं मैं ऐसी सरकार को, लेकिन फिर ये सोचता हूं कि मरने के बाद अगर कोई हत्यारा मरा तो क्या फायदा। अगर सलीम वास्तिक के हत्यारे मर गए तो बाई चांस जिंदा है, अगर सलीम वास्तिक भी मर गया होता, हत्यारे भी मर गए होते, तो हमने 2 हत्यारे तो मार दिए एनकाउंटर में,
लेकिन सनी वास्तव को हम जीते जी सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? तो मैं लगातार कह रहा था यूपी से कि ये थ्रेट है, ये तमाम चीज़ें हैं, पूरे देश के जो है कि थ्रेट जो है वो इनके संज्ञान में थी। लेकिन नोएडा पुलिस है, यूपी पुलिस है, शायद उसको नहीं लगा होगा थ्रेट है। फिर मुझे अमित शाह जी ने सुरक्षा दी, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। आज चैन से अपने घर में सुकून से सो रहे हैं। अगर हमारे गले पे किसी ने छुरा नहीं चलाया है, अगर हमें किसी ने गोलियों से नहीं भूना है, तो उसका श्रेय मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीज़न क्या होता है, उन्होंने हो सकता है एजेंसियां जो हमारी हों, उन एजेंसियों की इनपुट के अनुसार गंभीरता को समझते हुए आपकी सुरक्षा को, वो जो इनपुट होंगे हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास से शेयर नहीं किए गए हों, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में उन चीज़ों के गोपनीय लेटर जारी नहीं किया गया हो, एलआईयू यहाँ की जो इनपुट एजेंसीज हों उनके पास ऐसे सोर्स नहीं आए हों, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के पास होंगे, जिस आधार पर आपके लिए अमित शाह जी ने सुना और तुरंत इस सुरक्षा को प्रोवाइड करा गया। आज के समय पे जब आपके साथ सुरक्षा में चलते हैं आप लगातार, क्या कभी ऐसा मन में माहौल में ऐसा भय बना रहता है? क्योंकि जब धमकियाँ और थ्रेट होते हैं तो सुरक्षा, शायद मैंने देखा है सुरक्षा के बीच में भी कभी चूक, तो कभी ऐसा डर का माहौल, मतलब इस तरह का होता है, माहौल? जब से सुरक्षा प्राप्त हुई है तब जी, से अब तक भी कम से कम 100 बार धमकियाँ आ चुकी हैं, जिसमें जी, कई के मुकदमे दर्ज हैं। जी, संभल में मैं एक बार घूम रहा था तो मुझे डिफेंडर से बम छोड़ाने की धमकी मिली, जी, और कितनी बार बच्चों का गला काटने की धमकी मिली। एक बार मैं लखनऊ में था तो मेरे बेटे को जिंदा जलाने की धमकी मिली। अभी 3 दिन पहले ही मुझे जो है धमकी आई है कि वो मेरे बेटे को जो है पॉइंट ब्लैक गन से जो है शूट आउट करेंगे और मार देंगे। हुँ, अभी उस उन्होंने धमकी में ये भी लिखा कि हम लोग जो तुम्हारे घर के इर्द गिर्द जो है रेकी कर रहे हैं, और तुम तो सुरक्षा से बाहर निकलते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पत्नी जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे उनके साथ सुरक्षा नहीं देते तो उनको मार देंगे। तो लगातार ये सिलसिला बना हुआ ही है। ऐसा नहीं कि ये जो कमांडो साथ में चल रहे हैं सीआरपीएफ के, इसकी वजह से धमकियाँ नहीं बंद हो गई हैं। रेकी हमेशा ट्रैक करती है, जी, वो तो थ्रेट है, हुँ, हुँ, वो हमेशा ट्रैक करती है। आज मैं यहाँ हूँ तो यहाँ का असेसमेंट देखेंगे, अगर उन्हें मारना होगा, हुँ, मैं कहीं बाहर राज्य में जाऊँगा तो वहाँ का असेसमेंट देखेंगे, हुँ, घर में मौका नहीं मिल रहा होगा तो कहीं ट्रैफिक जाम में फंसाऊँगा तो वहाँ का देखेंगे। जो थ्रेट है वो हमेशा पीछा करती है, तो मुझे लगातार पीछा किया जा रहा है मेरा आज भी, क्योंकि परसों जो मुझे 3 दिन पहले मैसेज आया जिसका मैंने मेल गृह मंत्रालय को किया है, जी, उसमें मेरी गाड़ी के नंबर तक उन्होंने बताए हैं कि ये गाड़ी तुम्हारी है और इस गाड़ी से तुम चलते हो और तुम्हारा घर का एड्रेस ये है। तो जिनको मेरी गाड़ी का नंबर पता है, गाड़ी का मॉडल पता है, मेरे घर का एड्रेस पता है, मैं कब कहाँ जाता हूँ ये सब पता है, इसका मतलब मेरा पीछा हो रहा है और किसी भी क्षण वो बड़ा हमला कर ही सकते हैं, जिसमें मेरी भी जान जा सकती है और सीआरपीएफ के जवानों की भी जान जा सकती है, क्योंकि बड़ा हमला होगा जब भी होगा। नहीं, चलिए खैर, फिलहाल तो आपको जिस तरीके से सरकार संवेदनशील है और सरकार संवेदनशील के साथ साथ हमारी एजेंसियां भी एक्टिव रहती हैं, तो जो चीज़ें हैं, जो विचार को देखते हुए कहीं ना कहीं आपकी उन चीज़ों को सुरक्षा पर सरकार ध्यान रखेगी और आपको भी ध्यान में रहना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब बात आते हैं राजनीति पे, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं कुछ। राजनीति में फिल्म तक का ये जैसे अपने सफ़र, पहले राजनीति में फिल्म, अब क्या इस सेगमेंट पे ही रहेंगे या कुछ नेक्स्ट विचार, या फिल्मों में ही रहना है, या फिल्म की, क्योंकि लोगों का कुछ का ये मानना है, थोड़ा क्वेश्चन हटके है, क्योंकि लोगों का, आपने जैसे बॉलीवुड या फिल्मों को इसलिए चूज़ किया और कंट्रोवर्शियल ही आप नाम चूज़ करते हैं। ये बात हो सकता है आपकी रणनीति हो कि आप ऐसे मुद्दे लेके पकड़ के आते हैं, जैसे उदयपुर फाइल या सीमा हैदर जो पाकिस्तान से एक लड़की, मतलब आ गई बच्चे सहित उसने शादी, उस पे फाइल बनाना, उधर कल की यानी संबल, आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन मुद्दों से टीआरपी गेन। तो टीआरपी आपका, क्योंकि मूवी बनाना मोटिव है, टीआरपी लेना मोटिव है, या राजनेता, या बैक टू, मतलब किस तरफ आप जाना चाहते हैं? कच्चा बादाम पे वीडियो बना के कोई लड़की टीआरपी ले सकती है, उसके जी, लिए 20 करोड़ लगा के मूवी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी, यहाँ कोई व्यक्ति जो है वाई दिस कोलाबरी डी एक गाना रिकॉर्ड करके किसी स्टूडियो में जो है टीआरपी ले सकता है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए मूवी में लगाना या अपने परिवार को खतरे में डालना जुड़नी, ये टीआरपी की लड़ाई नहीं। और 3-4 बार आपने इस पॉडकास्ट में कहा कि जी, आप राजनेता थे, आप नेता थे, नेता जी, थे। देखिए मेरी गर्दन पर कोई टैटू नहीं बना, जी, जी, मैंने कोई कान में कुंडल नहीं पहन लिए हैं, जी, मैं जी, कोई बप्पी लहरी की तरह यहाँ गोल्ड मैन बन के नहीं बैठा हूँ। बिल्कुल, आपको मेरे सिर पे एक भारतीय प्रधान राजनीति का जो हमारा पारंपरिक है हम्म, सफ़ेद खादी कुर्ता पजामा दिख रहा होगा। जी, जी, नेता कभी पूर्व नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। राजनीति हम आज भी करते हैं, जन सरोकारों से आज भी जुड़े हैं, आज भी लोगों की मदद करते हैं, जितनी हो पाती है उतनी मदद करते हैं। जी, आज भी लोगों बने रहते हैं, सबके मरने जीने दुख सुख में जाते हैं। लगातार क्षेत्र में पूरे प्रदेश में
हर किसी के दुख सुख में जहां तक जा सकते हैं 30 दिन हम खड़े रहते हैं। जी फिल्म 30 दिन शूट नहीं होती, 365 दिन फिल्म का काम नहीं होता। जी। फिल्म का काम तो एक साल में 65 दिन होता है, हम्म। लेकिन बाकी के 300 दिन हम लोगों के बीच में ही हैं। और राजनेता से प्रोड्यूसर नहीं बने हैं। जी राजनेता जो है वो एक सेवा के दृष्टिकोण से है, प्रोड्यूसर जो है वो एक वाणिज्यिक विषय है कि हम हमारे किसी का पेट्रोल पंप होता है, किसी का भट्टा हाँ, होता मतलब है, एक कॉमर्शियल किसी का एक्टिविटी हाँ, व्यापार की नीति से देख सकते है हैं ना। इसको। और हम जो है जरूर जो है किसी दिन ऐसा भी कोई दायित्व संभाल लेंगे जिससे जो है फिर से हम लोगों की सेवा कर सकें। मतलब सीधे सीधे आपने बात जिक्र पे ऐसी भी किया कि मैं बार बार राजनीति का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर वही मुद्दे पे जाके कि आप दायित्व संभालेंगे, तो दायित्व का मतलब होता है या तो पॉलिटिक्स या कोई बड़ा हाँ, मतलब इस तरह। पॉलिटिकल ही हाँ। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, इसीलिए मैं बार बार हाँ राजनेता का हाँ जिक्र कर हाँ, रहा था। पॉलिटिकल ही कोई चलिए, ना क्योंकि कोई दायित्व। राजनीति की बात चल रही है और आपने उसी चीज़ के मुद्दे पे, तो मैं यूपी की, क्योंकि हम लोग सब यूपी से हैं, आप भी यूपी से हैं, तो ये जानना चाहेंगे यूपी के अंदर ये स्टूडियो, मतलब यानी कि यूपी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? मतलब क्योंकि इस समय पे डबल टेन्योर, यानी कि देखा जाए योगी आदित्यनाथ एक सब सर्वाधिक समय में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर आपने सवाल भी अभी बीच में किया था। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, यूपी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मैं यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जी जी। मैं मैं कोड करके कह रहा हूँ, जोड़ दे के, मैं यूपी की कानून व्यवस्था में बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब मेरे साथ जो है हत्याएं की धमकी, बम छोड़ाने की धमकियां और मेरे घर तक पे लोग आए, तो नोएडा पुलिस का एक सिपाही भी आपसे मिलने नहीं आया? मेरे से मिलने नहीं आया। 112 नंबर पे कॉल करने के बावजूद भी, नहीं, उत्तर प्रदेश की, अच्छा ठीक है। 112 पे कॉल करने के बावजूद भी हम्म। सीधा सीधा जो है एसएचओ, सीओ, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर मैडम को फ़ोन करने के बावजूद भी, उनके दफ्तर पे जाने के बावजूद भी, 50 एप्लीकेशन देने के बावजूद भी, आज तक भी जब हरियाणा के प्रशासन ने खुलेआम लिखा कि अमित जानी के घर पे और दफ्तर पे दोनों नोएडा में है, और रेकी हो रही है, और रेकी करने वाले वो लोग हैं जिनका नाम सुन के आज जो है कोई बड़ा आदमी जो है खाट पे लेट जाए, वो लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, वो लोग जो है अमित जानी को मारना चाहते हैं। तो एक सिपाही भी जो है मेरे घर पूछने नहीं आया कि भाई तुम्हें को मारना क्यों चाहता है। तो मैं अपना निजी तजुर्बा बता रहा हूँ, बाकी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी जी का राज है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था का मुझे वो होता तो मैं यूपी छोड़ देता। मेरे को बंधावा थोड़ी, मुझे चैन में थोड़ी बांध रखा है सरकार ने कि मुझे यूपी में ही रहना है। मैं दिल्ली रहने लगता, हरियाणा रहने लगता, गुजरात रहने लगता, एमपी चला जाता। यूपी में क्यों रह रहा हूँ? कानून व्यवस्था से मुझे कोई दिक्कत, मैं तो अपनी निजी तकलीफ बताई, नहीं और वो नहीं अधिकारियों की तकलीफ है, सरकार की तकलीफ नहीं नहीं नहीं, है। आपने कुछ बिल्कुल। अधिकारी हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का भी मुख्यमंत्री मानते हैं, सुपर मुख्यमंत्री मानते हैं। कुछ अफसर ऐसे हैं जो अपने आप को सीएम भी समझते हैं। कुछ कमिश्नर ऐसे हैं, कुछ डीएम ऐसे हैं जो अपने आप को सरकार से ही बड़ा समझते हैं, उनके लिए सीएम और पीएम भी कुछ नहीं है। तो ऐसे अफसरों की कोई कमी रही होगी। देखिए योगी जी देखिए, से तो आपका हमारा कभी आपका जो अभी तक मैंने देखा है, आज आपकी जो पीड़ा है वो मैं पीड़ा को देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक, क्योंकि नोएडा के अंदर जिस तरीके से एक कानून का राज होना चाहिए, जब से कमिश्नर सिस्टम लगा है, पहले इनसे पहले एक कमिश्नर थे, उनके समय पे भी, अगर उत्तर प्रदेश, क्योंकि नोएडा के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, पहले यहाँ पे कानून व्यवस्था लचर हुआ करती थी हमेशा, लेकिन जब से कमिश्नर सिस्टम और योगी शासन आया है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस कहलाया जाता है, लेकिन नोएडा के अंदर आज भी क्राइम करने से पहले लोग डरते हैं। और ये भी बात सत्य, पहला ऐसा केस आपके दौरान पे और आपके इस, मैं सुन रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और नहीं सुना, जबकि कमिश्नर मैडम का ये सुना जाता है कि उन्होंने कुछ भी सुना और वो तत्काल एक्शन लेते हैं। ऐसा पहला केस है जो मैं इस चीज़ के लिए सुन रहा हूँ। फिलहाल ये इस पॉडकास्ट के मुझसे माध्यम से उन तक क्वेश्चन जाएगा। हो सकता है मुझसे कोई मुझे नोएडा निवासी ना माना जाता हो, या हो सकता है जहाँ मेरे घर क्रिमिनल आए थे मुझे धमकाने के लिए, गन पॉइंट पे मुझे रखा गया 4 घंटे, हो सकता है वो जगह नोएडा में ना आती हो। और ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन दी, जी मैंने उसमें लिखा कि दिनांक सो एंड सो को रात को 12 बजे मेरे घर का दरवाज़ा बजा, मैंने दरवाज़ा खोला, 18-20 लोग जी। जिनके पास राइफल थी, कट्टे थे, बंदूक थी, कार्बाइन थी, हम्म पिस्टल थी, वो हम्म। मेरे घर में घुसे। जी। उन्होंने मुझे, मेरा फ़ोन अपने कब्जे में लिया। वो हम्म। सुबह 4 बजे तक मेरे घर पे रहे, और उन्होंने मुझसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी, और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं जो है दस पैसे पंद्रह दे बीस रहा हूँ। दिन में, महीने 2 महीने में जैसे अरेंज करता हूँ पैसे दूंगा।
उन्होंने मुझसे फिल्मों के बारे में सवाल किया और कहा कि फिल्म रिलीज होने से पहले पैसे दे देना, वरना तो हम तुझे मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, तुझे उठा के ले जाएंगे, कोई भी नहीं है। मैं बहुत रात भर खौफ के साए में रहा। जब मैंने उसकी तहरीर दी, उस पर जांच भी नहीं हुई, उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। जब मैं वहां गया मिलने के लिए तो मुझसे मिला भी नहीं गया। और मैंने उसके बाद जब उनसे कहा कि कम से कम मुझे सुरक्षा तो दे दो, तो नोएडा की पुलिस लिखती है कि अमित जानी को सुरक्षा नहीं दिए जाने का फैसला किया जाता है क्योंकि उनको कोई खतरा नहीं है। और उसी दौरान जब वो लिखती हैं, वो लिखती है 27 जुलाई को, और 26 जुलाई को जो है सीआरपीएफ लग जाती है घर पे, क्योंकि आईबी जो है इनपुट दे रही है कि अमित जानी के पीछे जो है इस देश के बड़े गैंग हैं। आईबी एलआईयू से बड़ी होगी या छोटी होगी? केंद्र की सरकार जो है, गृह मंत्रालय जो है, इतना भी पागल नहीं है किसी को मुंह उठा के सड़क चलते जिसको खतरा नहीं है उसको सुरक्षा दे देगा। एक सिपाही मुझे नोएडा की मैडम नहीं दे पाई, कमिश्नर मैडम। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, हाथ जोड़ के, और उनके पति का भी बहुत सम्मान करता हूँ, राजेश्वर जी का, जो सरकार का हिस्सा है। और मैं उनसे को कभी व्यक्तिगत नहीं मिला। मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ मैं दतिया में माँ पीताम्बरा की पीठ पे जाता हूँ, मैं 1-2 बार मैंने उनको वहाँ देखा। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत कोई अगर बात है तो ऐसी उन्हें अपने मन में मेरे प्रति नहीं रखें। तो मैंने वो कहा जो सच है। अभी सच को सुन के कोई बुरा मान जाओ, मैडम को अच्छा ना लगे, नहीं नहीं, या देखिए ऐसा कुछ नहीं या, होता। या कोई सरकार को अच्छा ना लगे। मैं अपनी बात, जब सलीम वास्तिक के हत्यारों के एनकाउंटर पे तारीफ मैं कर रहा हूँ, जब बिल्कुल संभल में बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माणों पे, तारीफ मैं कर रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश सरकार की पिछले 10 साल से हर दिन हर पल प्रशंसा मैं कर रहा हूँ, और कल मैं ही मारा जाऊं तो फिर मीम से नहीं चलेगा। ये देखो एक लड़का जो योगी जी के राज की बहुत तारीफ करता था, जो पुलिस के कंट्रोल की बहुत तारीफ करता था, इसी को घर में गोली से मार दिया गया। भून दिया गया। और मेरे मरने के बाद जब मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जैसे कमलेश तिवारी के बच्चे अनाथ हो गए, तो उनको एमएलसी या राज्यसभा तो बना नहीं दिया गया। कल को मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी पत्नी जो है सड़क पे आ जाएगी, कल को मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे जब उनका बाप नहीं रहेगा, तो वो कैसे? तो फिर आप एनकाउंटर कर दो हत्यारों का, चाहे उन्हें जेल भेज दो, चाहे टांग में गोली मार दो, सर में गोली मार दो, उससे मेरे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है? तो जीते जी अगर कोई उत्तर प्रदेश में, फिर कह रहा हूं इस बात को पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूं, और ये मुख्यमंत्री तक को कह रहा हूं मैं ये बात, अगर इस प्रदेश में किसी को खतरा है और जेन्युइन खतरा है तो उसे सुरक्षा देने में एक बार भी सोचना नहीं चाहिए। सुरक्षा किसी की जेब से नहीं जा रही है। 20-20, 30-30 गनर वो लिए घूम रहे हैं जिन्हें बिल्कुल खतरा नहीं है इसी उत्तर प्रदेश में। 20-20, 25-25 गनर पड़े पूर्वांचल में लड़कों के पास, जिन्हें कोई खतरा नहीं है, बस हवाबाजी के लिए, हवाबाजी के लिए। और जो यहाँ वाकई में जरूरतमंद है, उन्हें हथियारों का लाइसेंस भी देना चाहिए। बिल्कुल, है ना? मैं तो कहता हूँ हथियारों को लाइसेंस भी दो, और आप नहीं दोगे तो कौन देगा? अभी अखिलेश यादव जी आ जाएंगे मान लिया कभी मुख्यमंत्री बन के, तो जितने भी उनके अपने समर्थक हैं सबको मिल जाएगा, सारे जो सबको सब लाइसेंस मिल जाएगा। आप नहीं दे पा रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश में लाइसेंस खोल देने चाहिए, और कम से कम जो लोग हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आपको लाइसेंस देना चाहिए। और जो सामाजिक रूप से बड़े लोग हैं, जिनको बड़ा काम करना है हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, क्योंकि उसी सनातन उस हिंदुत्व के दम पे आप मुख्यमंत्री बने, उन लोगों को आपको सुरक्षा देनी चाहिए। सरकार तनख्वाह देगी, तनख्वाह आपकी जेब से नहीं जाएगी, आपकी सैलरी में से नहीं कटेगी। अगर 2 गनर मेरे पास आ जाते उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो सैलरी जो है, मैडम जो कमिश्नर है उनकी सैलरी से नहीं कटती, उनकी जेब से कुछ नहीं जाता, लेकिन मैं सुरक्षित रहता। और आज मैं पॉडकास्ट पे बैठ के ये बात नहीं कह रहा होता। अब आपको झूठ बोल दूं, सुरक्षा दी है सेंटर ने, और कह दूं मुझे तो मैडम ने सुरक्षा दे दी, मैडम के चरण कहाँ हैं, तो झूठ तो मैं ही बोल सकता हूं। अमित जानी ने कभी झूठ नहीं बोला है, चाहे सवाल प्रधानमंत्री का रहा हो चाहे मुख्यमंत्री का। की पीड़ा को आपने इस माध्यम से रखा, ये बहुत जरूरी है जानना हर किसी के लिए, क्योंकि पर्सनल किसी का हो सकता है किसी के साथ में, लेकिन सबसे पहले होता है अपने मन की पीड़ा रखना। मन में जो आपके है वो आपने अपना विचार साझा किए, और ये विचार जरूर जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचेंगे, ये मुझे भी लगता है। अब रहती है, हम क्योंकि इस पॉडकास्ट के सेगमेंट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं, और उससे भी क्या बोलते हैं, आने वाले समय में जैसे आपने इशारा भी किया कि आप सेवा करेंगे 100% इस चीज़ में। अब क्योंकि फिल्मों में ही जैसे रख रहा है आपकी लास्ट, क्योंकि हम इस सेगमेंट में लास्ट क्वेश्चन पे हैं, आपकी जो मूवी है यानी कि आप उस पे बनाने जा रहे हैं,
संभल यानी कल की, उसका नाम आपने क्या संभल फाइल रखा कल है? की संभल। कल की संभल रखा हुआ है। उस मूवी का जो सेगमेंट है वो कहाँ से शुरुआत करेंगे? मतलब उसके अंदर क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? संभल जो है वो दिखा रही है कि कैसे संभल अखिलेश के राज में, हम्म, मुलायम सिंह के राज में, मायावती के राज में, कांग्रेस के राज में जलता रहा। हम्म, हर साल एक दंगा। अगर कोई सवाल पूछ ले दुनिया में, बताओ भारत के अंदर एक शहर जहां आज भी दंगा हो रहा होगा, हम्म, तो लोग आंख मूंद कहते संभल। वहां 2017 से दंगे नहीं हुए, क्यों? योगी जी की वजह से। जी, ये तारीफ भी तो हम कर रहे हैं ना, 20 करोड़ 30 करोड़ पे खर्च करके। 2017 में दंगा नहीं हुआ, 18 में दंगा नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, 24 में दंगे की कोशिश की गई। दंगे की कोशिश करने वाले दंगाइयों को योगी जी की पुलिस ने तुरंत दबा दिया। हम्म, 24 के बाद 25 गुजर गया, दंगा नहीं हुआ। 26 गुजर गया, दंगा नहीं हुआ। जहां रोज दंगा होता था, जहां 209 लोग मर गए, जहां लोगों को जिंदा जला दिया गया, जहां लोगों के दरवाजे तोड़ के उनके बच्चों को उठा उठा के कुल्हाड़ी से काट काट के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया, जहां टायर गले में डाल के जो है मुरारी लाल फड़ में जाके सेठ बनवारी लाल को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। और योगी जी इस बात को सदन में खड़े होकर रोते हुए आंख में आंसू लेकर कहते हैं कोई उनकी बात नहीं करता। हम उनकी बात कर रहे हैं। हम वो योगी जी के राज में 17 से 26 तक जो दंगे नहीं हुए, और दंगा करने की औकात नहीं है संभल में किसी की, वो जो उनकी जीरो टॉलरेंस है, जो उनका शासन लॉ एंड ऑर्डर है, उसको दिखा रहे हैं ना कल की संभल में। और जब मतलब हम आप ये और जब सीधे सीधे मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के शासन का जो उनकी कार्यशैली है वो आप इस उसमें मैं दिखाना योगी चाहते हैं। जी का बहुत बड़ा समर्थक हूं भाई। कोई भी सनातनी इस देश के अंदर योगी जी का विरोधी नहीं हो सकता। जी, और ये कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ। जो हम्म, योगी जी का समर्थक है वो मोदी जी का भी समर्थक है, वो अमित शाह जी का भी समर्थक है, वो बीजेपी का भी समर्थक है, वो संघ का भी है। मैं कहूँ मुझे हिंदू जागरण मंच पसंद नहीं है, बजरंग दल पसंद है। फिर मैं कहूँ कि मुझे विश्व हिंदू परिषद पसंद नहीं है, आरएसएस पसंद है। भाई कैसी बात है? जो सनातनी है सबको वो लाइक करता है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों। जो सरकार है, जो सिस्टम है, ये राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का, उसको हर सनातनी पसंद करता है। इसमें बंटवारा किसी ने अपने लालच के लिए, अपने मान सम्मान अपमान के लिए किया होगा। हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी के तो का तो मैं इतना बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ा। लेकिन मैं बात जो मैंने मेरी पीड़ा थी नोएडा से रिलेटेड, हम्म, प्रशासन से रिलेटेड, मैंने आपको बता दी। नहीं ठीक है, आपने जो समस्या बताई, ये बात बताई, ये बात बिल्कुल जायज़ थी, मैंने रखी भी, क्योंकि अब आप ये संभल फाइल बनाने के बाद में, जब संभल फाइल का ये कुछ आइडिया है कि कब तक बनाने जा रहे हैं, कब इसकी वो आने वाली है? देखिए शूटिंग शुरू होने वाली है इसकी उत्तर प्रदेश में, पर सेंस जहाँ शूटिंग करने जा रहे हैं वहाँ कोई ऐसा अवसर ना मिले, भगवान ना करे। जो फाइल बन रही है सरकार के लिए ही, फिल्म बन रही है संभल के लॉ एंड ऑर्डर को दिखाने के लिए और पुराने दंगों को दिखाने के लिए, फिर कोई आके खड़ा हो जाए। तो क्या सेंसर बोर्ड से इस बारे में, इस चीज़ के बारे में आपका मतलब सेंसर बोर्ड से भी परमिशन सेंसर बोर्ड में जाएगी फिल्म, जब फिल्म शूट हो जाएगी शूट तब हो जाएगी जाएगी। तब हाँ, तब तक? तो जाएगी। शूटिंग इसी मतलब 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी? 4-5 दिन। 4-5 मतलब जल्द तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो अब एक पर्सनल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आपने अपने उससे बताया। अमित जानी का असली व्यक्तित्व कैसा है? जानी का व्यक्तित्व है कि उसकी आंख में कभी भय नहीं है, वो डरता नहीं है किसी से भी, जी। ना क्रिमिनल से, ना माफिया से, ना डॉन से, ना गैंगस्टर से, ना अफसर से, ना डीएम से, ना एसपी से, ना सीएम से, ना पीएम से। अब सच को कहना है तो कहना है, कहना है। जो भी कहना है ठान लिया, कहना है, सामने कुछ भी सही, हाँ। फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इसमें दूसरा सवाल भी मेरा पूरा हो जाता है। अब एक ये सवाल है कि परिवार का इस समय, इस पूरे सफ़र में आपका कैसा रोल रहता है? मतलब परिवार जब आपको इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, डर का माहौल होता है, सुरक्षा रहती है, धमकी आती हैं, तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है? परिवार तो कहता है किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। परिवार, परिवारों ने सब सबके परिवार जो है साथ नहीं देते। हुँ, अगर परिवार साथ देता तो क्यों बुद्ध को जो है सिद्धार्थ को घर छोड़ के निकलना होता, हुँ, क्यों जो है घर छोड़ना पड़ता लोगों को अपने। सबका परिवार साथ नहीं देता। हमारा परिवार भी कोई, मैं कहने लगूँ कि मेरे पिताजी कोई जो है अजीत सिंह किशन लाल की तरह हैं कि भगत सिंह को उन्होंने कहा बेटा बंदूकें बो, हम तेरे साथ हैं। हमारे परिवार के लोग जो है ये कहते हैं भाई साहब ये सब मत करो, पत्नी कहती है तुम ये मत करो, भाई कहता भैया अब मत करो, माँ पिताजी कहते हैं तू ये हमारे काम नहीं है बनी हो करने के जो तुम कर रहे हो, इतना झगड़ा, इतनी आफत इतना ले रहे हो। ये मेरे लिए देश मेरा परिवार है। ये जब मैं मरूंगा
तो मुझे ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने देश के लिए, इस देश के जनजागरण के लिए कुछ नहीं किया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ। तो फैमिली मेरे साथ नहीं है इस मामले में। फैमिली साथ नहीं देती? नहीं है साथ। वो तो डरती है, घबराती है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपने राजनीतिक, कॉमर्शियल, राजनीति सब सोशल से जुड़े हुए अपने मन की पीड़ा हर किसी से आपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रखी, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जब हम इसको अलग अलग सेगमेंट में डालते हुए छोटे छोटे शॉर्ट्स छोटे छोटे सेगमेंट में डालते हैं जो वायरल होते हैं। ठीक है, लोगों तक आपका मैसेज ज़रूर पहुंचेगा जो आप कहना चाहते हैं, और लोग जानना भी चाहते हैं क्योंकि अमित जानी व्यक्तिगत कैसा है। क्योंकि अमित जानी ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे लोगों के बीच में रहे, और अमित जानी कोई एक नाम से जाने जाते हैं। अब क्योंकि सेगमेंट जितने मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं जानना चाहता हूँ, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ऐसा कोई मन में आपके बात है जो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं, या अपकमिंग आप अपने कि आने वाली रणनीति के बारे में, आपके आने वाले समय में आप क्या करने जा रहे हैं, कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते देखिए, रणनीति तो अब जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट तैयार होंगे लोगों को पता ही चलेगा। मैं तो लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि जब तुम कुछ करना चाहते हो हैं। जी जी। तो पूरे इरादे के साथ करो, इच्छाओं जी के साथ मत करो। जी। इच्छाओं का सौदा हो जाता है, जी इच्छाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जी। इरादे और मजबूत होते रहते हैं। जी जब जब संकट आता है, इच्छाओं को हमने टूटते हुए देखा है, इरादों को और मजबूत होते देखा है। आपका मन है अगर कुछ काम करने का, घर से निकलने लिए, हम्म तो उसमें आपके माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के जब हम्म आपको टारगेट हिट करना हो, हम्म कुछ आपको इस दुनिया में करके दिखाना हो, तो फिर ये सब जो मोह माया है तो छोड़िए। आज मैं अगर ये चिंता करूं कि मेरी बहनों को कोई गोली से उड़ा देगा मुझे हम्म, तकलीफ देने के लिए, तो फिर मैं सोचता हूँ वो भी तो मेरी बहनें थी जिनको जिनके सुहाग उजाड़ दिए पहलगांव में, जी जी। है ना। तो पूरी दुनिया की जितनी लड़कियां हैं उनके अंदर अपनी बहन देखो। जब दर्द जो है दूसरों का महसूस करोगे तो अपने परिवार के बारे में तुम नहीं सोचोगे। हम लोग अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए कुछ करने के लिए आज ऐसे बड़े संवेदनशील मुद्दों पर फिल्में बना रहे हैं। आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो देश के बारे में सोचिए, यही मैसेज है। चलिए, तो ये थे अमित जानी जी, बेबाक, स्पष्ट और अपने विचारों पर डटे हुए, राजनीति से लेकर फिल्मों तक, उदयपुर फाइल से लेकर आने वाली फिल्मों तक। आज की बातचीत में कई बड़े सवाल उठे, कई खुलासे हुए, कई और नई बहसों पर भी शुरुआत हुई। आपकी क्या राय है? क्या फिल्मों के जरिए समाज में बदलाव आ सकता है? क्या ऐसे विषयों पर फिल्में बनाना जरूरी? अपनी राय जरूर हमें बताइए, और अब नेक्स्ट सीरीज में हम जरूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।